हेलो प्यारो, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हो, इसमें कि मैंने कहा है कि हाउ टू राइट योर एग्जाम कॉपी टू गेट द गुड मार्क्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड मार्क्स? फॉर मी द मीनिंग ऑफ गुड मार्क्स इज दैट यू आर गेटिंग मोर देन 75% और 75 और मोर देन 75%। अच्छा, आप ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो कि अपना पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखेंगे पहली बार। तो इससे पहले उन्होंने 12th का बोर्ड लिखा है और अब वो अपनी यूनिवर्सिटी जो जिस भी यूनिवर्सिटी में है उसके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अब वो लिखने वाले होंगे। अगर आपको कॉपी लिखनी है तो सबसे पहला आपके पास है कि इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड इन योर लैंग्वेज, भाषा के साथ आपकी समस्या है, तो आप अपना पूरा आंसर जो भी है उसको कोशिश करिए पॉइंट्स में लिखने के लिए। सपोज क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द व्हाट इज सुपर कंडक्टर्स, तो अगर आपके पास सुपर कंडक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपके पास पैराग्राफ बनाने की पावर नहीं है, थोड़ा सा आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप पॉइंट में लिखो। जो भी कुछ आप जानते हो सुपर कंडक्टर के बारे में उनको 1 2 3 इस तरह से पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। और दूसरी बात, आप उसके ग्राफ जरूर याद रखो। ग्राफ, कर्व्स, डायग्राम जो भी कुछ उसके साथ है उनको जरूर याद रखो। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी लैंग्वेज में आप पैराग्राफ के साथ प्रॉब्लम है, तो आप 2-3 क्या चीज़ें रखो। पहले तो आपको अपने सारे आंसर की प्रैक्टिस एग्जाम से पहले ही पॉइंट वाइज करनी है। उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा फैली चीज़ें होती हैं, हर पॉइंट अपने आप में एक सेंटेंस होता है। तो इसीलिए पैराग्राफ में क्या होता है, एक पैराग्राफ में एक फ्लो होना चाहिए, फर्स्ट लाइन से फर्स्ट लेटर से दूसरे लेटर तक पूरा फ्लो होना चाहिए। अब होता क्या है, हम पैराग्राफ में डिस्क्रीट इंडिविजुअल सेंटेंसेस लिखते हैं, तो क्यों हम पैराग्राफ में लिखें, हम उनको पॉइंट में बांटते। इससे ये भी मालूम चल जाता है कि आपको कितने पॉइंट क्लियर है, एंड इट्स ओके, इट्स गुड। तो कॉपी चेक करते समय हमको इवेल्युएशन में आसानी होती है कि ठीक है, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है और आपने इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं तो हम उस हिसाब से आपको नंबर दे सकते हैं। आपने ग्राफ बनाया है, इट मीन दैट यू नो समथिंग अबाउट दिस। तो ये तो हो गया। तो पॉइंट में लिखना है और ग्राफ अगर बन सके तो बनना, ये सभी के लिए है। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। मैथ में तो खैर ग्राफ उस तरह से नहीं आपके पास बन पाते, वहाँ तो सॉल्व करना होता है, बट और भी सब्जेक्ट जो है जिसमें थ्योरी का रोल होता है वहाँ आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। दूसरा है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको अपने आंसर करने हैं। ऐसे लोग कहते थे कि जो क्वेश्चन पेपर उठाओ और जो तुमको आता हो वो पहले लिख दो, ठीक है। अब मान लो आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में लिखो तो बकायदा वहाँ बगल में आपको 7 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, इस चीज़ को बहुत ही साफ साफ लिखना है। क्यों, जरा समझो। जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो हमें कॉपी के सबसे फ्रंट पेज पर, जब आप कॉपी मिलेगी तो आप देखोगे सबसे फ्रंट पेज में केज बने होते हैं, कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। ये बॉक्सेस टीचर के लिए होते हैं। तो जब हम कॉपी इवेलुएट करते हैं तो कॉपी के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7A कहीं हुआ है कि नहीं। अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 7A लिखा है तो उसमें जितने नंबर मिले, मान लो 7A क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिले, तो हमें इस केज में, ये जो केज है इसमें 7A में 5 नंबर भरने होते हैं। तो एक इवेलुएटर जो कॉपी इवेलुएट करता है उसके सामने क्या टास्क होता है कि वो कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको करस्पॉन्डिंग करता हुआ केज पर नंबर मिले, क्योंकि इसी केज से ही बाकी सारी बात होती है। अब क्या होता है, आपने बड़ा मिजरेबल किस्म की कॉपी लिखी, आपने आंसर लिखा, बताया ही नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, या 5 लिखा तो पता नहीं चल रहा है कि वो 5 है कि 3 है। आपने 4 लिखा है या 9 लिखा है, पता नहीं चला। कुछ लोग ऐसे 4 लिख रहे हैं और ऐसे 9 भी लिख रहे हैं, ये भी 4 भी है, ये 9 भी है। तो अब क्वेश्चन चेक करने वाले, पेपर चेक करने वाले को ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, ये लिख क्या रहा है। और ये इसका, अब जाहिर सी बात है, फ्रस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं तो उसका असर होगा ही। अभी मतलब ह्यूमंस चेक कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चेक कर रहा है इसको, तो वो भी आपको लिए ड्रॉबैक होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करो तो पहली बात तो पॉइंट वाइज करो, ग्राफ का यूज करो, और फिर जो भी क्वेश्चन लिखो उसको बहुत ही सलीके से, वो बिल्कुल अच्छे से लिखा होना चाहिए। सेक्शन सी जहाँ शुरू करो, वो सेक्शन सी उसमें कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। ये एवेलुएटर के लिए आसानी होती। दूसरा, अब अगर तीसरा जो है वो है हैंड राइटिंग। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही सलीके की होनी चाहिए। अब आपकी हैंड राइटिंग खराब है और 2 दिन में ठीक भी नहीं होने वाली है, ऊपर से आप अंग्रेजी लिख रहे हो, हिंदी लिखने के आदी हो, मान लो ऐसा है, तो ऐसे केस में क्या हो, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करो कि जो आप लिख रहे हो उसको थोड़ा फैला फैला के लिखो, बजाय ऐसे हाउ टू
राइट कॉपी इस तरह से लिखने के लिए, एक बड़ा ही मिजरेबल किस्म का लिखने के लिए आप इसको थोड़ा दूर लिखो। हाउ लिखो, जैसे लिखना चाहो वैसे ही लिखो, लेकिन थोड़ा दूर दूर करके लिखो। दूर दूर करने से होगा क्या कि चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी और जो इवेल्युएट कर रहा है उसको भी आसानी होगी। तो इतनी सारी चीज़ों को अगर आप कर ले जाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब रही बात 75% से ऊपर जाने की बात कैसे है, तो आपको अपना 100% क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप 100% मतलब आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं आपको सारे क्वेश्चन करो। जैसा चॉइस दिया गया, जैसे कि सेक्शन में दो में कोई एक करना है तो वो एक करो। तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए आप पेपर कोई छोड़ के ना आए, जो चॉइस दी है उस चॉइस के हिसाब से आप करके आए, कुछ छोड़ के ना आए। और आप पॉइंट वाइज लिख के आ रहे हैं, ग्राफ लिख के आ रहे हैं, ये नंबर सही डाल रहे हैं, राइटिंग को थोड़ा सुधार के लिख रहे हैं, तो आपको नंबर मिल रहे हैं। अब जरा सा इसके पीछे ट्रिक समझो। देखो, अब एक डाटा मैं देता हूँ। हर टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होता है, जो कॉपी चेक कर रहे हो टीचर, उसमें से 70% टीचर जो हैं वो यंग हैं। यंग कहने का मतलब है कई कॉलेजेस में तो बीटेक पास ही बीटेक को पढ़ा रहे हैं, कई कॉलेजेस में एमटेक जो करके आए हैं वो पढ़ा रहे हैं, मतलब वो अभी स्टूडेंट ही हैं। बहुत कम, इंजीनियरिंग में तो ऐसे बहुत कम होते हैं टीचर जो पीएचडी होते हैं। अगर आपने डिपार्टमेंट देख लिया, आप किसी कंप्यूटर साइंस में आप देख लो, तो कंप्यूटर साइंस में अगर 15 लोग हैं तो उस 15 लोग में से बमुश्किल 2 या 3 होंगे ऐसे जो पीएचडी होंगे। मोस्टली जो 12-13 लोग होंगे ये कौन से हैं, या तो जस्ट बीटेक करके आए हैं या वो एमटेक करके आए हैं। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो हम मान सकते हैं कि 70% युवा हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं। अभी उनका लड़कपन खत्म नहीं हुआ, अभी उनका बचपना खत्म नहीं हुआ है। सो उनके पास टारगेट क्या होता है, मान लो एक कॉपी को चेक करने में आपको 20 रुपए मिल रहे हैं। हमें सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक कॉपी चेक करनी होती है। तो आपके पास 7 घंटे हैं। ओके, एक कॉपी के मिलते हैं 20 रुपए, हमें 7 घंटे एक दिन में कॉपी चेक करने के मिलते हैं। 5 दिन की हमको छुट्टी मिली है हमारे कॉलेज से कि हम कॉपी चेक कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास 35 घंटे हैं। अब इन 35 घंटों में 20 रुपए पर कॉपी की रफ्तार से हम कितनी तेज कॉपी चेक करें कि हम 50,000 रुपए कमा सके। टारगेट ऐसा होता है। तो ये जो युवा लड़के हैं, जो ये अभी यंग हैं, जिनके लिए कॉपी इवेल्युएशन कुछ इस तरह का एक्टिविटी है, तो इनकी टारगेट है कि भाई ये सुना है, मतलब पिछले 18 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बात करते सुना है, इवन डिस्कस करते सुना है कि सर कैसे कितनी तेज़ी से कॉपी चेक करें कि इतना हो जाए, मुझे फ्रिज लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे मतलब इस तरह के रूल्स होते हैं। अब आप सोचो, आपने अपनी ज़िंदगी की वो 3 घंटे लगाए हैं, आपके लिए 3 घंटे में जो कॉपी लिखी है वो आपके लिए तो पता नहीं क्या है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो कॉपी जस्ट 20 रुपए की एक कॉपी है। तो आपके 3 घंटे की मेहनत उसके लिए 20 रुपए की कॉपी है। अब ऐसे हालात को कैसे काउंटर करें? आप सब बदल नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकता, सिस्टम नहीं बदल सकता। अगर हम इन यंग लोगों को, 70% लोगों को ना रखें, इनको हम मैच्योर होने की उम्मीद करें, ये भी नहीं सही है। अगर हम इनको ना रखें तो कॉलेजेस बंद हो जाएं, कॉलेजेस चल ही नहीं पाएंगे। तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे बच्चे उसमें एडमिशन ले रखे हैं, तो अगर हम इस तरह के लोगों को ना रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब 20 रुपए की रफ्तार, अब होता क्या है कि वहाँ पर भी कोई अपर कैप नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने प्रेशर होता है। आप जैसे एग्जाम देके निकलते हो, तुरंत पूछना शुरू कर देते हो रिजल्ट कब निकलेगा, रिजल्ट कब निकलेगा। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर होता है कि रिजल्ट कब निकालना है। तो यूनिवर्सिटी को रिजल्ट निकालना है, लाखों कापियाँ हैं, इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, कोई अपर कैप नहीं रखते हैं। तो एक बंदा, एक कॉपी चेक करने वाला, 30 कॉपी का एक बंडल होता है, 30 कॉपी का एक बंडल होता है। तो मान लो 10 बंडल एक दिन में चेक कर रहा है, तो 7 घंटे में 10 बंडल उसको चेक कर रहा है। तो 10 बंडल मतलब 300 कॉपियाँ, 300 गुणे 20, तो वो 6,000 रुपए के हिसाब से रोज कमाई कर रहा है। अब ये 10 से 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अपर कैप कई बार नहीं ऑनर करते हैं कि भाई कोई कॉपी कितनी कॉपी चेक कर सकता है। तो वो अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे इस चीज़ को 8,000 से 9,000 तक ले जाना चाह रहा है, 8,000 तक ले जाना चाह रहा है, ताकि वो 5 दिनों में 40,000 या 50,000 का आंकड़ा टच कर पाए। इस तरह के इकोनॉमिक्स वहाँ पीछे चल रही होती है। तो कई बार क्या होता है ना, 3 मिनट से भी कम समय खर्च होता है, क्योंकि इसमें लंच भी होना है, इसमें वॉशरूम भी जाना है, इसमें चाय भी पीनी है, बातें भी करनी है। ये 7 घंटे डेडिकेटेड नहीं है, इसमें सब कुछ चल रहा है। कॉपी चेक कर रहे हैं, हा हू सब पूरे हॉल में चल रहा है, मतलब इट्स वेरी, मतलब तो 3 मिनट से भी कम समय एक कॉपी में लग रहा है। 3 घंटे की मेहनत को 3 मिनट से भी कम समय में इवेल्युएट किया जा रहा है। तो यहाँ कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मेक योर कॉपी प्रेजेंटेबल।
presentable. It should be attractive. Make it attractive. Use your headings. हेडिंग बनाओ और हेडिंग की कॉपी को ब्लू कलर से, ब्लू कलर की हेडिंग लिखो, ठीक है। उसको अंडरलाइन करो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि मार्कर का यूज करो, क्योंकि कॉपीज में क्या होता है जब मार्कर यूज करते हैं तो पिछली तरफ पहुंच जाता है, दैट इज नॉट वेरी यूजफुल। बहुत सारा रंग बिरंगा ना करो। तो डोंट यूज हाईलाइटर, आई एम सॉरी, हाईलाइटर्स का यूज मत करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ करना है तो आप जस्ट एक अंडरलाइन कर दीजिए, आपको अपना आंसर लिखना है तो आप हेडिंग लिखिए, आप पॉइंट वाइज लिखिए। राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर राइटिंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली अच्छा नंबर पा रहे हो। बिकॉज 3 मिनट के अंदर हम क्या क्या देखें, कंटेंट देखेंगे, कंटेंट में हम सिर्फ कीवर्ड देखते हैं, कीवर्ड देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वो सब दैट इज ओके। सो आप अच्छी हेडिंग लिखें, प्रेजेंटेबल बनाएं, अपनी कॉपी को खुद पलट के देखो कि हाँ ये अच्छी बन रही है। तो अगर आप एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपके पास 1 महीने का मान लीजिए समय है, आपके पास 25-20 दिन का समय है, तो आपको किस स्किल पे काम करना है, आपको प्रेजेंटेबल बनना है। आपकी अच्छी कॉपी दिखनी चाहिए, सुंदरता उसमें आनी चाहिए। अगर कॉपी सुंदर है तो आप अच्छे नंबर पा रहे हो। ये एक फैक्ट है, ये एक मृत्यु की तरह का सत्य है यहाँ का। अगर और ऐसी हालात में अगर कोई फेल हो रहा है, कह रहा मेरा बैक आ गया, तो समझ लो वो सच में उस स्थिति का है कि जो इन हालात में भी नंबर फेच नहीं कर पा रहा है। बी प्रेजेंटेबल, डू द थिंग सिस्टमेटिकली करिए, अच्छा लिखिए। क्वेश्चन जहाँ खत्म हो उसके बाद आप एक लाइन खींचिए, या आप सोचिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 का ए है और वो पेज से पेज है, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए लिखा, यहाँ खत्म हो गया, जस्ट चेंज द पेज, अगले पेज पर आप 5 का बी लिखिए। कॉपी बहुत मोटी होती है, बी कॉपी नहीं मिलती है, वो कॉपी इतनी मोटी होती है कि आप आराम से उसके अंदर लिख सकते हैं। बशर्ते आप एक पेज में अगर खाली 8 लाइनें लिख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, तब तो फिर वेस्टेज है। बट अगर आप ठीक तरीके से लिख रहे हैं तो वो कॉपी में बच ही जाते हैं। मतलब आप समझिए कि 15-20 पन्ने हर कॉपी में बचे ही रहते हैं, वो वेस्टेज की तरह से हो जाते हैं एक तरह से। तो आपको क्या, तो मेरे ख्याल से चीज़ों को आप समराइज कर पा रहे होंगे कि आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाना है, हेडिंग लिखनी है, ब्लू हेडिंग, रेड मत यूज करिएगा, ब्लू ब्लैक जो भी यूज करो, ग्रीन भी नहीं यूज करते, ब्लू ब्लैक इज इनफ, ब्लू ब्लैक हेडिंग का यूज करिए। एक जहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन नंबर डालिए, राइटिंग को पॉइंट वाइज, आंसर को पॉइंट वाइज करिए, राइटिंग को अच्छा रखने की कोशिश करिए और पूरा पेपर करिए। ये अगर आप कर लोगे, आप खुद ही देखोगे, आप अगर इनको आप फॉलो करते हो, आप खुद ही मुझसे कमेंट करोगे कि सर आई गॉट 75% या इस तरह के 70% तो नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, अगर आप ये सब फॉलो कर ले जाते हो। और तो जो 3rd सेमेस्टर बच्चे हैं वो भी अगर देख रहे हैं इसको, तो प्लीज़ इसको फॉलो करके आप खुद देखोगे कि आपके नंबर में एक इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो एक तो आपका है कि आपको नॉलेज कितनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो तो आपको फिर जब दुनिया में जाओगे तभी उसको बता पाओगे कि मेरी नॉलेज कितनी है। लेकिन नंबर अगर आपको फेच करने हैं तो आपको ये सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस टीचर का जो कि पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं। एक ज़माने में हम भी उसी स्टेज में थे, इन्हीं युवा लोगों की स्टेज में थे, फिर धीरे धीरे ग्रो करते हुए उम्र के साथ अब हम चीज़ों को और गहराई से देखना शुरू किए, और फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो उसी स्टेज से आकर के अब उसी स्टेज में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को फ़ायदा हो, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, आई डोंट नो व्हाई। मैं अपने क्लासेस में बात करता हूँ फिजिकली, बट ऑनलाइन मीडिया में ये पहली बार है जब मैं ये बात कर रहा हूँ। बट दिस इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके साथ में। तो मेरी शुभकामनाएं आपको एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से एग्जाम लिखिए और कोशिश करिए अपनी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन सारी बातों को उसके अंदर शामिल करिए। अच्छे नंबर पाना बहुत मुश्किल नहीं है अगर चीज़ों को सही तरीके से उस पर्सपेक्टिव के साथ अपनाई जाए। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।